वैसे विदेश में रहने वाले लोग कई मुश्किलों का सामना करते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि वे अपने सपनों के लिए और अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपने से दूर रहते हैं और अपनों के लिए रोज़ तड़पते रहते हैं। आज उसी सपना को पूरा कर 5 साल के बाद घर लौटा था और नींद में ओंघते हुए गार्ड की आंखें फट पड़ी थी। हवेली के लोगों ने भी उसे बड़ी हैरानी भरी नज़रों से देखा था। रात के सन्नाटे में हवेली की हवाएं उसे देखकर मुस्कुराने लगी हो, क्योंकि वह खुद भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, उससे मिलने की बेताबी, लता देवी की नरम गोदी, हरिंदर साहब के मुस्कुराते हुए चेहरे और उनका प्यार। 5 साल के बाद विदेश में रहने के बाद आज वह हवेली में वापस लौट रहा था, वह भी किसी को बताए बिना, क्योंकि उसे विश्वास था उसका ये सरप्राइज बहुत खूबसूरत होने वाला था। लता देवी तो उसे देखते ही खुशी से पागल हो जाएगी। वह अपना वादा पूरा करके आया था। वह वादा था या सजा, जो भी था, लेकिन 5 साल उसने बहुत ही मुश्किल से बिताए थे और अब उसे पूरा अधिकार था अपनी खूबसूरत सी प्यारी सी जिस्म को अपने बाजुओं में समेट लेने का। हवेली के अंदर दाखिल होने तक न जाने दिल ने कौन कौन से सपने बुन लिए थे। रात भर किसी को भी उसके आने की खबर न हुई, लेकिन उसे विश्वास था कि उसके कमरे में रहने वाला वो नाजुक जिस्म उसके आने से अनजान नहीं रह पाएगी। उसका ख्याल आते ही एक बार फिर उसके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। वह चलते हुए सीधा अपने कमरे में आया था। आधे युग के बाद भी उसका कमरा वही था, हवेली का ऐसा कमरा जहां आने जाने की किसी को भी परमिशन नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया था। कमरे में कोई नहीं था। उसे हैरानी ने घेर लिया और वह अपने कमरे को बड़ी बारीकी से जांच करते हुए उसे अंदाज़ा हुआ जैसे कमरे में कोई भी नहीं रहता हो। सारा सामान वैसे ही पड़ा था जैसा कि वह चाहता था। वैसे ही डेकोरेशन, वैसे ही दीवार पर उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर, सब कुछ वैसा ही तो था। वह कहाँ थी? उसने खोजती हुई नज़रों से कमरे में आखिरी नज़र डाली और फिर बैग वहीं छोड़ते हुए वह फ्रेश होने चला गया। अलमारी खोलकर उसने अंदर झांका। उसका सामान भी यहाँ नहीं था। दिल एक बार उछलकर सीने में हलचल मचा रही थी। ये सब सवाल जो उसके दिमाग में हलचल मचा रहे थे, उनका जवाब तो वह अब सुबह ही मुमकिन हो सकता था। वह अपना सर झटकते कमरे से बाहर निकला। उसका इरादा था कि वह किचन में जाकर अपने लिए पानी और खाना लाए। उसे अंदाजा था कि हवेली पहुँचते पहुँचते उसे काफ़ी देर हो जाएगी, इसलिए खाना उसने हवाई जहाज़ में ही खा लिया था और फिर हवेली तक उसने अपने खाने को पैक करवा लिया था। किचन के करीब जाकर उसे बहुत हैरानी हुआ था। किचन की लाइट ना सिर्फ ऑन थी, बल्कि उसके अंदर से आई खटपट की आवाज़ उसे हैरानी में डाल रही थी। किचन एक तरफ बना हुआ था, इसलिए शायद उसने पहले गौर नहीं किया था, लेकिन अब उसे हैरानी हो रही थी कि रात के 2 बजे हो रहे आवाज़ किचन से आ रही थी और बाहर बहुत ज़्यादा धुंध था, ठंड भी है। ऐसे में इस वक्त एक पल से पहले वह किचन के दरवाजे पर था और अंदर का मंजर देखकर वह वहीं बिल्कुल सुन रह गया था। अपने कांपते हुए हाथों से शॉल में छुपी हुई जिस्म बर्तन समेटने में बिजी थी। शायद उसने अभी अभी बर्तन धोए थे। टपकते हुए पानी के कतरे नीचे गिर रहे थे, उन्हें भी धोया गया था। वह भी इतने ठंड में। उसके हाथ बहुत तेज कांप रहे थे। वह उसके हाथों को देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगा सका था कि ये कौन है। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी, बेकरारी भी बढ़ गई थी। कदम कदम चलता हुआ उसके तरफ बढ़ रहा था जब वो बुरी तरह से डरते हुए उछलकर दूर हुई थी। उसकी आंखें डर से फैल गई थी और उससे पहले कि वे चीखती, विवेक ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपना हाथ मजबूती से जमा लिए थे। वह डरकर आंखों में हैरानी लिए और फिर हैरानी इतनी देर के लिए वो उसे देखती रही। जहाँ आंखों में आंसू थे, बेबसी का एहसास था। वह तो अभी तक उसके मुंह पर यूं ही हाथ रखे खड़ा था, जबकि सामने खड़े जिस्म को तो जैसे किसी मदारी ने अपने जादू से रोक दिया हो। उसको बिल्कुल सुन खड़ा देखकर वह पूरे 5 साल के बाद उसके सामने खड़ा था, जिसके आने की उम्मीद ही उसने छोड़ दी थी। हर शाम के ताने सुनते हुए बिता देती कि वह सिर्फ उसके लिए परदेश में जिंदगी काटने पर मजबूर हो गया है। ये उसके सर पर जबरदस्ती सवार हुई थी और अब सजा भी उसे ही भुगतना था। वह विदेश की खूबसूरतियों को छोड़कर वह तुम्हारे पल्लू में तो अपनी जगह नहीं बनाएगा। कुछ ऐसे सब थे जिन्होंने उसे पूरा तोड़ कर रख दिया था और उसने सोच लिया था कि वापस कभी नहीं आएगा। उसकी ज़िंदगी में तो शायद कभी नहीं, और हो सकता है वह यहाँ इसका इंतज़ार करते करते मर जाएगी। लेकिन उम्मीद का कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा था। आज वह उसके सामने था, यूं बिना बताए अचानक उसकी धड़कनों पर कब्जा करते हुए
आसपास मौजूद उससे हर चीज़ बेखबर हो गई थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कब ओढ़ा हुआ शॉल उसके सर से नीचे गिर गया और उसके कंधे पर वो मजबूती से हाथ जमाए उसके भीगी आंखों से आंसू नीचे आकर गिर रहे थे। दिल में और ज़्यादा दर्द पैदा हो रहा था। अपना हाथ हटा लिया। वह उसके मुस्कुराए हुए पीले चेहरे को देख रहा था। उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेकर उसमें गर्माहट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और फिर अगले ही पल उसने बिना कुछ कहे उसे खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया, इतने प्यार के साथ कि उसका बुखार से दहकता हुआ जिस्म उसके सीने में सिमट कर रह गया था। और वह नाजुक सी लड़की तो बिल्कुल ऐसी थी जैसे एक जमाने से भटकते हुए आदमी को ठिकाना मिल गया हो, जैसे मौत की आखिरी दोराहे पर खड़े हुए आदमी को जिंदगी की नई उम्मीद जागी हो। उसे बहुत तेज बुखार था। उसने बेकरारी से कह दिया था, तुम यहाँ इस वक्त बर्तन धो रही थी, लेकिन क्यों? आखिर कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी? इस हवेली के सारे नौकर कहाँ हैं? उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में लेते हुए उसे हिलाकर पूछ रहा था और वो भीगी आंखों के साथ बस रोती चली जा रही थी। उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। न जाने वह कब से अपनी परेशानी भरे जिस्म को समेट कर यहाँ खड़ी थी और फिर इससे पहले कि वह उसके किसी भी सवाल का जवाब देती, जब नरमी से उसके जिस्म के साथ लगते हुए उसने आंखों को बंद कर लिया था, उसका दिमाग धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा था। बुखार की इतनी तेज लपेट में थी कि उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं था और सामने वाले ने झुकते हुए उसे अपने बाजुओं में उठा लिया था। बेकरारी से उसे अपने दिल की जगह पर हाथ लगाकर वह उसके माथे पर अपने होंठ रख चुका था, जैसे दिल पर किसी ने जोर का घूंसा मार दिया हो। वह उसकी मंगेतर थी और वह जिसके लिए यहाँ से सब कुछ छोड़कर जा चुका था, आज उसकी हालत इतनी बुरी थी। ये सोचते हुए उसका दिल बुरी तरह से फट रहा था। वह उसे सीधा अपने कमरे में लेकर आया था। अपने कमरे के रूम हीटर उसने पहले ही ऑन कर रखा था और कमरे में फैली हुई गर्माहट अभी उसके ठंडे शरीर को गर्माहट दे रही थी। उसे बेड पर लिटाते हुए उसके पास बैठ गया, इतना करीब कि उसके तपते हुए जिस्म को अपनी गोद में समेटकर बेताबी से उसे देखता जा रहा था। वह बुखार में धीरे धीरे उसका नाम बड़बड़ा रही थी। शायद उसे सुकून मिल रहा था। उसे अपने सामने बहुत करीब से देखकर शायद वह बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हुई थी। उसकी खुशबू को महसूस कर रही थी। उसने किसी चमत्कार की तरह उसे खुद में समेट कर रखा हुआ था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस भयानक हकीकत से अभी पर्दा हटने वाला था। उसने उस लड़की को यहाँ छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर डाली थी और उसे क्या पता था उसकी ज़िंदगी इतनी नर्क में बीतने वाली है और उसकी ज़िंदगी में इतने भयानक मोड़ आने वाली है, तो वह शायद कभी भी ये गलती न करता। उस रात उसे अपने साथ चिपकाए बिस्तर पर उसके साथ लेटा रहा। पूरी रात उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। न जाने कितने दिनों की कमजोरी थी जो उसके चेहरे से ख़त्म नहीं हो रही थी। क्या घर में किसी ने भी उसका ख्याल नहीं रखा था? बार बार उसे ये एहसास सता रहा था। सुबह जब पूजा आराधना हुई तब वह सोने के लिए लेट गया था। सुबह होते ही नौकरानी उसे जगाने के लिए आ गई, लेकिन वह सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद नहीं थी। रानी अपने घर से आती थी, सर्वेंट क्वार्टर में तो ममता रहा करती थी। उसे आज तक ये खबर ही नहीं हुई थी। हर दिन लता देवी के कहने पर वह नौकरानी के साथ मिलकर घर का सारा काम करती थी, सबकी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए, वरना तो घर के सारे काम वही सर अंजाम दिया करती थी। सारी जिम्मेदारियों का बोझ उस मासूम जिस्म ममता पर था। ये सब उसके कंधों पर लादा हुआ था, जिन्हें वह बखूबी निभा रही थी। रानी ये देखकर हैरान रह गई थी कि ऐसा पहली बार हुआ था। जब वो यहाँ मौजूद नहीं थी तो वे चुपचाप किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। हवेली में अभी कोई भी ये नहीं जानता था कि विवेक हवेली में पहुंच चुका है, क्योंकि उसने सबको ही सरप्राइज करना था। लेकिन वह तो खुद ही सरप्राइज हुआ था। उसी गम में उसके कमरे में उसकी आंख लग चुकी थी। अभी कोई नहीं जागा था और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह लता देवी को जगाकर उसे ये बात पूछती। नाश्ते की टेबल पर उसने अलग अलग प्रकार की भोजन तैयार किए थे। उस वक्त जब बड़े साहब के नीचे आने का टाइम था, उसने जल्दी नाश्ता टेबल पर लगवा दिया। जब कुछ ही देर के बाद नाश्ते को देखने के लिए लता देवी वहाँ पर आई थी और सबसे पहले उन्होंने ममता के बारे में पूछा था। कहाँ है वो कामचोर लड़की? उनके शब्द से कड़वाहट टपक रही थी। पता नहीं जी मैडम जी, सुबह सर्वेंट क्वार्टर में उसे जगाने के लिए गई थी तो वह क्वार्टर में मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा शायद किसी और कमरे में होगी। उसने तो लता देवी के सर पर बम फोड़ा था। वह रानी को गुस्से से देखती रह गई थी। क्या मतलब तुम्हारा? वह सर्वेंट क्वार्टर में नहीं है। बड़े साहब अभी तक नीचे नहीं आए थे और लता देवी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी।
जी मैडम जी, मुझे तो नज़र नहीं आई है। मैं खुद पता करके आपको बता रही हूँ। साहब के लिए नाश्ता लगा, उसे कहते हुए वो पलटकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल पड़ी थी। मुंह में वह कुछ कुछ बड़बड़ाते हुए अपने गुस्से को और ज़्यादा हवा दे रही थी। दिल में अजीब सी उमंग फैल रही थी कि वह आज हकीकत में यहाँ मौजूद न हो। उनके जुल्म से वह तंग आकर हवेली छोड़कर चली गई हो। वह अपने इरादों पर पूरा उतरते हुए जल्दी ही विवेक को बताने का इरादा रख रही थी। उसकी मंगेतर यहाँ से गायब हो गई है। ये 5 सालों में उन्होंने कितने जतन किए थे कि वह ये कदम उठा ले, और आज उन्हें लग रहा था जैसे उनके सारे इरादे अपने मुकाम तक पहुँच गए हों। पूरा सर्वेंट क्वार्टर उन्होंने छान मारा था और वे कहीं नहीं मिली थी। लेकिन अभी कुछ बाकी था। वह देखना चाहती थी कि वह आंगन के पिछले हिस्से में तो नहीं गई है, लेकिन वह गायब थी। और उन्होंने बड़ी तसल्ली में होकर अपने हाथों को झाड़ लिए थे। अच्छा हुआ वह कलमोही मेरी हवेली से चली गई। वे जल्दी हरिंदर साहब के पास आई थी और उन्हें ये कह दिया गया कि वह लड़की हवेली छोड़कर भाग गई है। हरिंदर साहब हैरान बैठे रह गए थे। क्या मतलब भाग गई है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जानती हो तुम क्या बकवास कर रही हो? हरिंदर साहब ने गुस्से से उनकी तरफ देखा था। मैं ठीक कह रही हूँ हरिंदर साहब, वह लड़की भाग गई है। भला सर्वेंट क्वार्टर से वह कहाँ जा सकती है? रात बुखार का बहाना करके वहीं बैठी हुई थी। मैंने खुद उसे समझाया था कि किचन को समेट कर ही सोना होगा। तुम ही बताओ रानी, सुबह जब तुम किचन में गई थी किचन की हालत क्या थी? रानी ने जल्दी से जवाब दिया था, मैडम जी किचन तो बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर कुछ अजीब से असर दिखाई दिए थे। कुछ ज़्यादा ही ऊंचे सपने देखने लगी थी। अच्छा होगा कि आप सही से उसकी छानबीन करवा लो। वह लड़की इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं थी। हरिंदर ने चाय का कप टेबल पर रखा। उनके कहने पर वे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हवेली के कमरों को देखने लगी, और साथ में नौकरानी भी मौजूद थी। वे बार बार उसे उल्टा सीधा बातें कर रही थी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उनकी मर्जी के बिना इस हवेली को छोड़कर भाग गई है? अगर उसने आज ऐसा किया है तो हकीकत में ही आज बहुत ही बड़ा आफत आने वाला है उस लड़की पर। उसे जान से ही मार देंगे। वह रानी को अपने फैसलों को बड़ी आराम से सुना रही थी और चलते चलते विवेक के दरवाजे तक पहुंची थी, और दरवाजे पर पहुंचते ही जम सी गई थी। ये दरवाज़ा लॉक क्यों है? मैंने तो विवेक के कमरे का दरवाज़ा कभी लॉक ही नहीं रखा। वह दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी होकर पूछ रही थी। उनकी आवाज़ काफ़ी ऊंची हुई थी। उनकी ऊंची आवाज़ पर ही विवेक की आंख खुल गई थी, जबकि उसके बाजुओं में सिमटी हुई वह मासूम जिस्म अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, जैसे एक मुद्दतों के बाद उसको बड़ी सुकून की नींद आई हो। वह आंखें खोलकर बेड से टेक लगाकर सीधा हो गया। बाहर से आवाज़ बराबर आ रही थी, और ये आवाज़ लता देवी की थी। रानी, इस कमरे की चाबी लेकर आओ तो। अगर वह लड़की विवेक के कमरे में मौजूद हुई तो मैं सच में उसे जलाकर आज राख कर दूंगी। उस नौकरानी की बेटी के साथ मैं क्या व्यवहार करूंगी ये तो भगवान ही जानता है। उसकी औकात कैसे हुई मेरे बेटे के कमरे में जाने की? आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई थी वह हवेली के चश्म चिराग के कमरे में अपना अधिकार जमाए? मुझे लगता है उसके अंदर अभी भी इस हवेली की बहू बनने की आग लगी हुई है, जो मैं मिनटों में उसका उतार कर रख दूंगी। ये हंगामा भरी आवाज़ों को सुनकर शायद हरिंदर साहब भी वहीं आ चुके थे। लता देवी ने दरवाजे को चाबी से जबरदस्ती ही खोलना चाहा, लेकिन वह दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था। वह इतना ही इंतजार नहीं कर सकती थी कि रानी आ जाए। अब हरिंदर साहब भी अपनी जेब में हाथ डाले हैरानी से खड़े थे, और तभी दरवाज़ा खुला और दरवाजे में खड़े हुए आदमी को देखकर सब लोग जैसे बिल्कुल हैरान रह गए थे। लता देवी का तो मुंह और आंखें दोनों ही खुले के खुले रह गए थे। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह सामने खड़ा था, शर्ट और अपने नाइट सूट में बिखरे हुए बालों के साथ। वह अभी नींद से जागा ही था, इसलिए आंखें बिल्कुल लाल थी। चेहरे पर किसी भी तरह के असर नहीं थे। वह चुपचाप अपने दरवाजे पर खड़ा गंभीरता से उन्हें देख रहा था, और लता देवी की पीठ पर खड़े हुए हरिंदर साहब भी अब बहुत हैरानी में डूबे हुए थे, जबकि उनके पास आई रानी भी हैरानी से विवेक को देखती चली गई थी। लता देवी की नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थी, फिर उसकी पीठ से होते हुए बेड पर गई, जिस पर लता देवी की नज़रें जम सी गई थी, जो खुद मासूमियत से सारे माहौल का जायजा ले रही थी। चेहरे पर अभी भी डर फैला हुआ था। शायद वह अब उस आने वाली तूफान से डर रही थी, जो उसे विवेक के साथ देखकर लता देवी लाने वाली थी। विवेक ने आगे बढ़कर माँ को गले से लगाकर उनका सारा गुस्सा डुबो दिया था। आज पूरे 5 साल के बाद विवेक को देखकर वह खुद भी हैरान रह गई थी, और अपने बेटे को गले से लगा लिया था। इसलिए सभी घरवाले बिल्कुल आश्चर्यचकित में पड़े हुए थे।
विवेक ने माँ को खुद में समेट लिया था, जबकि हरिंदर भी अब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तुम कब आए मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम कब आए? उन्होंने अपने बेटे पर नज़र डालकर अपनी बातों को अधूरा छोड़ दिया था। कैसी हो माँ आप? उनके चेहरे को देखकर वह उनकी बात को नज़रअंदाज कर गया। फिर आगे बढ़कर हरिंदर साहब को भी गले से लगा लिया। हरिंदर साहब के अंग अंग से खुशी टूटकर नीचे बिखर रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट फैली थी जो पहले बेटे को देखकर और ज़्यादा गहरी हो गई थी। वह हवेली ठाकुरों का परिवार था। उनका इकलौता वारिस इस हवेली का राजकुमार था। तुम कब आए बेटा, बताया तक नहीं? सबका एक ही सवाल था। वह मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ बांधे उन्हें देखता रहा। मम्मी पापा, मैंने सोचा था कि आप सबको सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ पर आया तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया हूँ, और अभी तक मुझे सिर्फ सरप्राइज ही मिल रहा है। उसका शब्द अजीब था। फिर उसने पलटकर एक नज़र अंदर की तरफ देखा। फ्रेश हो जाओ और फिर नाश्ता करके मेडिसिन ले लो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। आने के बाद उसकी ममता से पहली बार बात हो रही थी। वह उसके कमरे में आकर गहरी नींद में सो गई थी और अब जागने के बाद भी बड़ी हैरान परेशान सी खड़ी थी। घर में उसका यूं अचानक आ जाना सबके लिए बहुत हैरान करने वाली बात थी, लेकिन उसने किसी पर भी कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं की। आप चलिए, मैं नाश्ते की टेबल पर फ्रेश होकर आ जाता हूँ, फिर वहीं बातचीत करूँगा। वह कहते हुए पलट गया। अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। हरिंदर साहब तो वहीं से वापस चले गए थे, जबकि लता देवी के अंदर तो आग का एक बहुत बड़ा तूफान मचलने लगा था। अपने बेटे के आने की खुशी एक तरफ थी, लेकिन उस वक्त उसे अपने बेटे के कमरे में दाखिल देखकर वह आग बबूला हो चुकी थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि विवेक यूं बिन बताए आ जाएगा, और अगर वह अभी आ भी गया था तो उनके खुरापाती दिमाग में ऐसी साजिशों का भंडार भरा पड़ा था, लेकिन आज उसमें से एक भी काम नहीं आया था। वह जानती थी कि उन्हें कब किस मोड़ पर कौन सी चाल चलकर उसे अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल फेंकना है। ये आज से करीब 5 साल पहले की बात है, जिस दिन हवेली में एक हंगामा खड़ा हो गया था। फिर उस हंगामे ने हर एक चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया था। उस दिन वह कॉलेज में अपना आखिरी दिन बिताकर उस हवेली में लौटा था, एक लंबे साल के बाद, और अब वो पूरी तौर पर हवेली में रहने वाला था। उस शाम उसके वापस आ जाने की खुशी में गांव के सब लोगों को और कुछ दोस्त रिश्तेदार हरिंदर साहब ने सभी को एक शानदार सी पार्टी में आमंत्रित किया था। वह अपने इकलौते बेटे पर सब कुछ वार सकते थे। उनका सब कुछ वही इकलौता राजकुमार था। उसकी किसी भी खुशी को वह खराब नहीं जाने देते थे। कोई भी उसका खास दिन होता तो यूं ही चहल पहल करके मनाया जाता था। हरिंदर साहब की सजावट तो दूर दूर तक मशहूर थी, इसलिए अपनी कोई भी खुशी होती तो वे नौकरों और गांव के लोगों को भी उसमें ज़रूर शामिल करते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। बाहर पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। उसने सब लोगों से मुलाकात शुरू की और उस पार्टी में सारे झंझटों से दूर होता अब उसे थोड़ी थकावट होने लगी थी। बाहर खाना खुल गया था और सब लोग खाने पर हाथ साफ कर रहे थे। वह सबकी नज़रों से बचकर अपने कमरे में जाने के लिए अंदर चला आया। वह थोड़ा सा वक्त अपने साथ बिताना चाहता था, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना चाहता था। खाने के बाद तो वैसे भी सब लोगों ने अपने अपने घर चले जाना था, तो उसका इरादा था कि अब वो आराम करेगा। ऐसे ही था, अपनी मर्जी करने वाला था। लता देवी ने उसे नज़र बचाकर निकलते हुए देख लिया था, इसलिए जल्दी उसके सामने आकर उससे कहा अभी वो यहीं रहेगा, लेकिन उसने हाथ झाड़ते हुए साफ मना कर दिया, मैं अब यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता हूँ। आप जानती हो मुझे बहुत परेशानी होती है इन हल्ला गुल्ला से। अपनी साधारण ज़िंदगी मुझे बहुत पसंद है, और ऐसे हल्ला गुल्ला तमाशा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह घमंडी आदमी जिस पर गुरूर जसता भी नहीं था, क्योंकि भगवान के लिए उसका रंग रूप भगवान ने उसे बहुत ही खूबसूरत दिया था, जिसे कोई एक नज़र देख लेता तो देखता ही रह जाता। दौलत की रेल पेल पहले उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा चुके थे। अमीरों की सबसे बड़ी खूबसूरती की वजह दौलत भी हुआ करती है, जिससे उनकी सारी ऐशो आराम पूरी हो जाए, उन पर अलग ही रूप आ जाते हैं जो गरीबों के लिए एक सपना हो जाते हैं। इधर इसी तरह ममता थी, जो गरीबी में बिल्कुल नहाई हुई थी, लेकिन भगवान ने उसका भी रूप बेहद खूबसूरत बनाया था। वह सीधा अपने कमरे में आया। नौकरानी अपने अपने कामों में बिजी थे। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और शर्ट के बटन खोलते हुए रिलैक्स फील करने के लिए वो बेड पर लेट गया। उसने औंधे मुंह अपने पाँव बेड से नीचे लटका रखे थे, जब अचानक उसे चूड़ियों की खनक ने चौंकने पर मजबूर कर दिया। मध्यम सी सांसों की हलचल और चूड़ियों की खनक, कोई तो था। खिड़की के सामने वाले कमरे में, उस छोटे से स्टडी रूम में
ये हरिंदर साहब ने किताबों से उसकी मोहब्बत को देखते हुए बनवाया था। ये उसकी ऐसी जगह थी जहाँ सिर्फ उसे जाने की परमिशन थी। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? वह जल्दी उठकर खड़ा हुआ। माथे पर बिखरे हुए बालों को उंगलियों से पीछे हटाकर उसने हैरानी से देखा, कौन है वहाँ? पर उसकी तेज आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, जबकि एकदम से चूड़ियों की खनक फिर से तेज हुई थी। फिर जैसे मद्धम हो गई थी, जैसे कोई उसकी आवाज़ पर कांप सा गया हो। उसे विश्वास था कोई लड़की है, लेकिन कौन? हवेली में आने वाली उसकी सारी कजन तो बाहर थी और वह जल्दी ही उस कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन हैरानी में रह गया। यहाँ सामने तो कोई नहीं था। टेबल खाली था, जिस पर एक किताब खोलकर मुड़ी हुई थी। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। टेबल के कोने के पास ही उसे वह पिंक कलर का दुपट्टा नजर आया था। वह किताबों के साथ ही नीचे फर्श पर बैठी हुई थी। वह सीधा उसके पास चला आया और वहां आकर वह ठिठक कर रह गया। सामने बैठी हुई लड़की ने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा रखा था। वह काफ़ी देर उसका जायजा लेता रहा। खुले बाल, बड़े बड़े चमकीले, और उसका दुपट्टा नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। वह आधा टेबल के कोने पर लटका हुआ था। कौन हो तुम? वह उसके पास आकर बड़ी गंभीरता से पूछा था, और वह यूं थी अपने चेहरे पर हाथ रखे बैठी रही। उसके सफ़ेद उंगलियां कांप रही थी। उसकी उंगलियों पर लगे मेहंदी के धब्बे और बीच में सजी हुई गुलाब की टिक्की दोनों हाथों में बनाई गई थी। हाथों में पिंक कलर की चूड़ियां थी। वह हैरानी में पड़ गया था। उसने आगे बढ़कर झुकते हुए उसके दुपट्टे को उठाकर ऊपर किया। जब वो कांपते हुए जल्दी दूर हुई और चेहरे से हाथ हटाए, सिर्फ एक पल लगा था सामने वाले को उस पर बरस जाने में, और वह पत्थर का हो गया था। हल्का सा उस पर झुकता और वह डरी डरी सहमी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर थोड़ी के नीचे रखे, अपने चेहरे को ऊपर उठाए और बेहद डरी हुई आंखों से उसे देखती हुई लड़की उसे एक पल में घायल कर चुकी थी। और उस वक्त विवेक बहुत ही कसमुकस में पड़ा हुआ था, बल्कि अब हैरानी में डूबा हुआ था। वह ऐसा लड़का था जिसका सामना पहली बार एक खूबसूरत चेहरे से हो रहा था। एक खूबसूरत चेहरा तो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। वह हल्की सी बातें करती बोली, मैं सिर्फ आपकी किताबें देख रही थी। उसने अपने डरते हुए होठों से कहा। किसके परमिशन से? वह थोड़ा गुस्सा हुआ था। किसके परमिशन से तुम यहाँ बैठकर मेरी किताबों को देख रही हो? वह आंखें ऊपर नीचे करके बोला था। दिल बुरी तरह से उसका भी धड़क रहा था। उसने बाजुओं से उसे पकड़ते हुए अपने सामने खड़ा कर दिया था। उसको पढ़ाई करना बहुत पसंद था। वह उसके सीने तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। सर झुकाए अपने होठों को चलाती खड़ी थी। मैं ममता हूँ, नौकरानी सरिता की बेटी। वह मासूम चेहरे वाली लड़की किस तरह उसके दिल में आग लगा रही थी। विवेक को बेमकसद ही खुद पर गुस्सा आने लगा था। वह सिर्फ एक पल में उसके तरफ बेताबी से देखने पर मजबूर हो रहा था। आइंदा मुझे मेरी किसी भी चीज़ के आसपास नज़र नहीं आनी चाहिए। वह भागते हुए उसके कमरे से निकल गई। उस दिन उसकी धड़कन बेकाबू होती चली गई, लेकिन वह नहीं जानता था वह कौन है। पहली बार उसका दिल बड़ी बेईमानी कर रहा था और धड़क भी रहा था। उसे अब अच्छी तरह समझ आ गई थी, अपने जज्बात पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता जितना वह समझ रहा था। दिल की बेताबी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। अगले आने वाले दिनों में उसने अपनी हर तरफ से भरपूर कोशिश कर डाली थी, लेकिन उसका पता लगाने में नाकाम रहा। हर रिश्तेदार के बारे में उसने जाना जो उस पार्टी में आए हुए थे, लेकिन बदकिस्मती थी कि वह उन सबको जानता था। उसके पापा के फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसी लड़की नहीं थी। सब उससे उम्र में बड़ी थी या उसे पसंद नहीं थी, जो उसके टाइप की नहीं थी। वह उन सभी को जानता था। वह जितना बेताब हुआ किसी को कोई अंदाजा नहीं था। हर रात वह वही सोचते हुए बिता देता। स्टडी रूम में अगर किसी किताब को उठाने के लिए हाथ लगाता तो फिर उसका चेहरा याद आने लग जाता। वह नहीं जानता था ये जज्बात किस नाम से उसके दिल में हलचल मचा रहे हैं। उसे बस फिक्र थी उसे जानने की। जब एक दिन उसे अपने गेट पर खड़ी दिखाई दी थी, वह इस वक्त वापस घर आया था। वह गेट पर खड़ी थी और उसके सामने गेट का चौकीदार खड़ा था। उसके तरफ उसकी पीठ थी, लेकिन वह पीठ से अंदाज़ा लगा सकता था कि वह कौन है। उसके दिल की धड़कन अब और तेज हुई थी। उसने जल्दी गाड़ी को ब्रेक लगा दी। चौकीदार उसकी तरफ ध्यान दिया था। वह भागा था, दरवाज़ा खोलने लगा था, लेकिन गाड़ी वहीं रुक चुकी थी। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। वह लड़की डरते हुए गेट के पिलर के पीछे छुपने लगी थी। उसके पिता शायद उसकी किसी जिद के जवाब में झुंझलाए हुए थे, उसे समझा रहे थे, लेकिन वह नहीं समझ पा रही थी। वह उन दोनों बाप बेटी के बीच चला आया।
उस पर एक गहरी नज़र डालते हुए उसने जैसे अपनी नज़रों की प्यास को बुझाई थी और फिर उस चौकीदार की तरफ देखा जो अच्छा खासा डर गया था। सर, ये मेरी बच्ची है। वह कई सालों से यहाँ चौकीदारी कर रहा था और उसके पिता का बड़ा पुराना वफादार नौकर भी था। ममता, तुम जाओ यहाँ से, मैं शाम को घर आऊँगा तो बात करेंगे। उनका शब्द, उसकी भाषा बिल्कुल गरीबों वाली थी। वह हैरान परेशान खड़ा था। वह चौकीदार की बेटी थी। इतने दिन उसने उसे घर के बड़े बड़े मेहमानों के लिस्ट में ढूंढा था, लेकिन वह तो भूल गया था कि वह एक नौकर की बेटी भी तो हो सकती है। तुम्हारी बेटी क्या चाहती है चौकीदार साहब? उसने सीधा चौकीदार के चेहरे को देखते हुए कहा था। कुछ नहीं ठाकुर साहब। वह तो जल्दी से बात को छुपा रहा था। फिर उसने बेटी को गुस्से की नज़रों से देखा। वह वहाँ से पलट गई। वह चुपचाप अंदर चला आया। उस दिन वह अजीब से परेशानी के शिकार में पड़ गया था। वह एक नौकरानी की बेटी थी जिस पर वह बुरी तरह से फिदा हो चुका था। उसके पास दो रास्ते थे, अपनी पसंद के आड़ में और अमीरी की आड़ में उसे बुरी तरह कुचल सकता था। और फिर उसके पास तो पावर थी। उसके पिता उस इलाके के जाने माने मशहूर आदमी थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था चौकीदार की लड़की उसकी धड़कनों में सुकून बनकर उतर रही थी। वह बुरी तरह से उसकी तरफ झुकाव कर रहा था, लेकिन अभी तक उसका दिल ये मानने से मना कर रहा था कि उसे इससे मोहब्बत हो सकती है। उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या विवेक और ममता आपस में मिल पाएंगे या नहीं? क्या विवेक अपने माता पिता से उसके जुल्म के बारे में पूछ पाएगा या नहीं? आगे जानने के लिए आप इसके दूसरे भाग को ज़रूर देखें। इसका अगला भाग आपके पहले भाग के कैप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से पूरी कहानी देख सकते हैं। और मेरी वीडियो को आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।